अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ए लेवल इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और उसकी क्लास फिज़िकल क्लास हो रही है और उस दौरान हमने सोचा कि क्यों ना उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यूज़फुल एक टूल बन जाए, एक रिवीजन किट बन जाए। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली। मेरे साथ जो है वो मुदम्मिल भाई होते हैं जो कि इस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुदम्मिल साहब, टॉपिक है जी इकोनॉमिक्स और उसका हम ए लेवल कोर्स कर रहे हैं और यकीनन ज़ाहिर है जब हम शुरू करते हैं तो हम अभी इसका जो टॉपिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ए लेवल्स की टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन एएस और ए2 में डिवाइड हुआ है और उसमें हमें मिलते हैं एक टॉपिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जो बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ को डिस्कस करता है। वो एएस और ए2 दोनों में काम आता है, बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़। उसके बाद 5 टॉपिक्स हैं जो ए2 और एएस में रिपीट होते हैं। टॉपिक्स 5 है। प्राइस सिस्टम है, गवर्नमेंट की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, फिर मैक्रो इकॉनमी है, फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। तो ये बड़ा एक बेसिक बहुत कॉम्पैक्ट सा कोर्स है इकोनॉमिक्स का, लेकिन कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ये ऑलमोस्ट सारे बुनियादी टॉपिक्स को कवर कर लेता है। तो मुझे अच्छा लगता है, कोर्स अच्छा कोर्स है। तो इस हवाले से आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम बात करेंगे जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसको रिलेट करेंगे। इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स जो हैं जो बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ और रिसोर्स एलोकेशन को कवर करते हैं। तो पहला सवाल ये था कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? हाँ, बोले बोले। इकोनॉमिक्स जो है वो, अगर आप लेमैन टर्म में बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो बचतें, है ना, बचतें का लफ्ज़ यूज़ करेंगे हम इकोनॉमिक्स के लिए। और अब बचतें तो ये बिल्कुल लेमैन सी बात हो गई। इंसान जब अपने इर्द गिर्द देखे, अपने माजी के तजर्बात ह्यूमन साइकोलॉजी की बुनियाद पर अपने तजर्बात को परखते हुए अपने इर्द गिर्द के माशरे को जैसा उसने बढ़ते हुए देखा, उसमें वो ये फ़ैसला करता है कि मैं कैसे काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे मैं अपने इर्द गिर्द हालात बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री उठा के देख ली जाए तो हालात अच्छे होना कहते हैं इकोनॉमिक बेटरमेंट को। माशी जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में, जिस हुकूमत में, जिस घर में माशी हालात बेहतर हो जाते हैं, वहाँ सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। मुल्क में माशी हालात बेहतर हो जाते हैं, पुल सड़कें बनने लगती हैं, लोगों का टैक्स कम हो जाता है, लोगों को आसानी हो जाती है। उसी मुल्क के माशी हालात ख़राब कर देते हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाती है लोगों की, फिर वहाँ पे और मसले भी खड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया में तरक्की जो है वो माशी तरक्की को ही कहा जाता है, माना जाता है। और इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक जनरल पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी एक एंगल से नहीं आ रहे कि कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव देख रहे हों या कुछ और देख रहे हों। एक जेनरिक सी बात हो रही है। तो माशी तरक्की ही एक्चुअली तरक्की है। जो मुल्क टेक्नोलॉजिकली तरक्की करते हैं तो वो भी माशी तरक्की के साथ हम आहंग होती है। बाद लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि टेक्नोलॉजी पहले आती है फिर माशी तरक्की आती है। बाद लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि पहले माशी तरक्की आती है फिर टेक्नोलॉजी आती है। और इस पर बड़ी डिबेट है, बहस है, वो करते रहेंगे हम कभी। लेकिन इकोनॉमिक्स बुनियादी तौर पे क्या सवाल है कि किस तरह से हम बेहतर तौर पे अपने मईशत को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और वो इस बारे में रिसर्च करती है फ़र्द के ऊपर भी और मुल्क के ऊपर भी। ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। जब फ़र्द के ऊपर काम करती है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरे मुल्क की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स पढ़ना आसान इसलिए है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इंसान कैसा सोचते हैं, इंसान कैसे करते हैं, और अगर आप भी इंसान ही हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना आसान होगा। आप इंसान हैं, यकीन है आपको इस बात का? चलें ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है फर्द की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है एग्रीगेट की जो मुल्क भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, सूबा भी हो सकता है, और दुनिया भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट की बात करती है, चीज़ों को इज्तिमाई नज़र से देखना। ये फ़र्द की, इंडिविजुअल की बात करती है। ठीक है, अच्छा जो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी थी, इसको हम कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो क्या है? अगर आपसे कोई कहे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कोई आपसे कहे फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे उसका एक लफ्ज में जवाब है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। जी, उसको हम कहते हैं स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का क्या मतलब है? कि स्केर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमें ज़रूरतें हैं हमारी, वो पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लामहदूद नहीं है। ठीक है, लामहदूद नहीं है, जबकि इंसान की अगर ख्वाहिशात को देखा जाए तो ख्वाहिशात लामहदूद हैं। तो ये जो मुकाबला है ख्वाहिशात का और रिसोर्सेज का, ये स्केर्सिटी पैदा करता है। तो हर वो चीज़ जो स्केर्स होगी उसको कहते हैं वो इकोनॉमिक गुड है। ठीक है, और जो चीज़ स्केर्स नहीं होगी वो इकोनॉमिक गुड नहीं रहेगी। तो कोई आपके पास एग्जाम्पल है ऐसी कि जो चीज़ स्केर्स ना होती हो? एयर अभी फ़िलहाल आजकल के दिनों में स्केर्स नहीं है हमारे ख्याल से। वैसे बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में अब एयर को ही बॉटल में पैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो ख़ास जगहों पे जाते हैं, वहाँ से हवा में बोतल भर के लाते हैं, वो फिर बेचते हैं। ख़ास जगहों की हवा होती है तो हर वो चीज़ जो स्केर्स नहीं है, स्केर्स नहीं है का मतलब क्या हुआ कि किसी दर्जे में हम उसको लामहदूद समझते हैं। जैसे हवा एक्चुअली तो लामहदूद नहीं है ना, हवा तो महदूद है एक दुनिया की, उसमें इन्वायरमेंट में अंदर कैद है, लेकिन कम से कम हम इंडिविजुअल्स की नज़र में अभी दुनिया लामहदूद है। एक ज़माने पानी लामहदूद था, पानी जो है वो इकोनॉमिक गुड नहीं था, लेकिन अब पानी स्केर्स हो गया है, अब पानी जो है वो इकोनॉमिक गुड बन गया है। ठीक है, तो जितने भी वो ऐसे गुड्स हैं जो स्केर्स हैं, उनके साथ मसला है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब ऐसा होगा तो हम अपने अगले बड़े इंपॉर्टेंट बात की तरफ आएंगे कि जब ऐसा होगा कि वांट्स जो हैं, वांट्स जो होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। ठीक है, और रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो आपको लाजमन क्या करना पड़ेगा? इन वांट्स में से कुछ वांट्स छोड़नी पड़ेंगी। आपके पास ऑप्शंस होंगे कि भाई इन रिसोर्सेज में या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो फिर फौरन आपके पास जो बर्निंग क्वेश्चन आएगा वो होगा क्वेश्चन ऑफ चॉइस। सी होता है ना, ऐसी होता है, सी होता है। अच्छा चलें, स्पेलिंग में थोड़ा मैं कच्चा हूँ, क्या करें, बर्दाश्त करें। तो मैंने आपको बताया कि चॉइस होती है जो कि आप अपने मौजूदा रिसोर्सेज में देते हुए कंज्यूम करने के लिए सोचते हैं कि ये रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी वांट्स हैं, तो इसमें से ये चूज करूंगा मैं। जो छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक्स का गेम है ना, वो चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन का प्रोसेस है कि मैं ये सही कर लूं किसी तरह से कि जो मैं चूज करने जा रहा हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए में केले खाऊं कि अमरूद खाऊं,
तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इसको जांच सकूं कि केले खाना ज़्यादा बेहतर है कि अमरूद। हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में हम कहते हैं कि मछली खाऊं या कोकोनट। ये हमारी इकोनॉमिक्स का एक बड़ा पुराना मसला है कि हम मछली और कोकोनट को बड़ा इंजॉय करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे की कहानी आपने सुनी तो होगी। तो अब सिर्फ मसला ये है, पूरी इकोनॉमिक्स इस बात पे घूम रही है कि मैं चॉइस जब कर रहा हूं तो वो सही चॉइस हो जाए, यानी मेरी चॉइस, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, यानी जो चीज मैं छोड़ रहा हूं उसका नुकसान मुझे कम से कम हो। जाहिर है जब भी मैं कोई चीज चूज करूंगा तो उसके अगेंस्ट कुछ छोड़ूंगा भी, तो जो छोड़ूंगा वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो मैं किस तरह से बेस्ट चूज कर सकूं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकूं, ये करने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कहूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करें तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 चीजें खरीदने की थी या ए से लेके जी तक चीजें खरीदने की थी, पैसे किसी एक के थे, अवेलेबल ए से जी तक सब था, पैसे किसी एक के थे, आपने ए चूज कर लिया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन हम करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बी हो गया जी, अगर बी हमारा नेक्स्ट बेस्ट है तो। यानी ऐसा नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है हम कि हम इस बात पे रोते रहें कि हमने ए खा लिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी सब छोड़ दिया, ओए होए कितना नुकसान हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि टॉप 2 को कंपेयर करो, टॉप 2 से मिलने वाले फायदे को कंपेयर करो, और जिसका फायदा ज्यादा है वो चॉइस होनी चाहिए, जिसका फायदा कम है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए। सो योर चॉइस शुड ऑलवेज गिव यू मोर देन योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इतनी सी बात है। और ये कैसे सीखेंगे हम, इसके लिए हम ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, हम उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि इंट्रोडक्टरी टॉपिक है तो इसमें हम बुनियादी सवाल जो इकोनॉमिक्स आंसर करती है, इसी बुनियाद पे, इस चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बुनियाद पे जो जवाब जिन बातों का देती है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, for whom to produce, for whom to produce, to produce। ठीक है जी, ये माशियात जो है वो इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है कि फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल होनी चाहिए। ये सिर्फ तुक्का ना लगे, इसके पीछे कोई ऐसे हकायक हों कि जब हम ये चूज करें तो हमें कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हम कैसे प्रोड्यूस करें, मशीनरी लगाएं या लेबर यूज करें, हम बिजली इस्तेमाल करें या गैस से करें, ठीक है, हम पेट्रोल इस्तेमाल करें या सोलर पे जाएं या हम वो ईवी करें। तो वो ये सारी चॉइसेस हम जब कर रहे हो तो हम एक इंटेलिजेंट चॉइस कर रहे हो और उसमें वो तमाम ज़रूरी फैक्टर्स का ख्याल रखते हो, ये सिखाती है हमें इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी तरह से जब आप प्रोडक्शन करने जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, कौन है आपका बुनियादी कस्टमर। जैसे कि अगर आप कहें कि भाई अगर माशरा जो पैसे पे करेगा उसके लिए प्रोड्यूस करो, यही बचतें हैं, इसी में सबकी बेहतरी है। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं बनाऊँ एक गरीबों का अस्पताल या अमीरों का अस्पताल, तो मैं अमीरों के लिए अस्पताल बनाऊँ, मुझे भी प्रॉफिट ज़्यादा, अमीर को भी फ़ायदा ज़्यादा। लेकिन कहीं कहीं हमें देखना पड़ता है कि ओवरऑल पूरे मुल्क को किसका फ़ायदा ज़्यादा है, तो वो हम बहुत दफ़ा ये फैसले करते हैं कि अभी ये करना इसके लिए बनाना बेहतर है और अभी उसके लिए बनाना बेहतर है। बाज़ औक़ात हम अंधी में फैसले करते चले जाते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पूरे माशरे को कोई नुकसान हो गया इकोनॉमिकली। होते हम लोग बड़े सख्त मिजाज हैं, मतलब रहम दिल नहीं होता हम इकोनॉमिस्ट। इस वजह से नहीं किसी गरीब का अस्पताल बनाते कि गरीब से मोहब्बत बहुत है, ठीक है, बल्कि इस वजह से गरीब का अस्पताल बनाते हैं कि गरीब का अस्पताल बनाने में ही पैसे का फ़ायदा है मुल्क का।
मुल्क के पैसे की बचत भी गरीब का अस्पताल बनाने में होगी, वरना मुल्क को नुकसान हो जाएगा। जैसे ना कोई जाहिल रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत दर्द है उसका कि बेचारा जाहिल रह गया, बल्कि हमें पता है कि अगर वो जाहिल रह जाएगा तो इकोनॉमिकली मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। तो हेल्थ पॉलिसीज को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एक्चुअली इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। बहुत से मुल्क ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे कम है हेल्थ पे खर्च करने के, तो वो बेवकूफ़ी की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ पे खर्च करना ही तो उनकी इकोनॉमी को डेवलप करता है। ये बात वो नहीं जानते, शायद इस वजह से ऐसी बातें करते होंगे। ठीक है, तो हम इकोनॉमिस्ट जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके बुनियाद ये होती है कि हमारी चॉइस जो है वो एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करे और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है जी। ये जो कवरेज है इकोनॉमिक्स की, उसको आप कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट क्या है। इकोनॉमिक्स कोई साइंस है, इकोनॉमिक्स कोई आर्ट है, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स चूँकि ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है, और ह्यूमन साइकोलॉजी में दोनों पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में साइंस भी इंक्लूड होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंसान की साइंटिफिकली गाइडेड होती हैं। ठीक है, और इंसान का ब्रेन, इंसान की बॉडी बहुत सारी चीज़ों पे साइंटिफिकली अब काम करती है। और ह्यूमन साइड पे इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और इमोशंस जो हैं वो आर्ट्स कवर करता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स जो है वो साइंसेज एंड आर्ट्स दोनों में कवर होती है, दोनों कवर करती है। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ को कहते हैं ये सोशल साइंस है। ठीक है, ये सोसाइटी को भी कवर करती है और ये साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करती है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बींग्स, एंड रिजल्टेंटली जब ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है तो ह्यूमन बींग्स से रिलेट करती हुई चीज़ों को स्टडी करती है। तो सोशल साइंस है वो ऐसे कि इससे सोसाइटी को स्टडी किया, ह्यूमन को स्टडी किया, ह्यूमन ने सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी में मार्केट थी, सोसाइटी में गवर्नमेंट थी, सोसाइटी में एनजीओ थी। इन सब के माशी सिचुएशंस में क्या बेहतर फैसले हो सकते थे, हमने स्टडी किया पहले इनको, और इनके तजर्बात की बुनियाद पे हमने कुछ सीखा, और उसकी बुनियाद पे हमने कुछ मॉडल्स बनाए कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है। तजर्बा ये बताता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये तजर्बा बताता है। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आजकल के बच्चों के लिए तो माशियात बहुत ही आसान होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अवेयर हैं, आपको माशाल्लाह सब कुछ बातें पता हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि जब कीमत बढ़ती है तो लोग चीज़ें ख़रीदना कम कर देते हैं, आप हंसने लगेंगे, कहेंगे ये इकोनॉमिक्स। मैं कहूँ हाँ भाई यही है बस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चूँकि ह्यूमन बिहेवियर से बेस्ड है, और आप खुद भी बता रहे थे कि आप ह्यूमन हैं, तो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी किसी भी इकोनॉमिक मॉडल को समझने में, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि लफ्ज़ मॉडल बड़ा बड़ा लगता है, मॉडल, मॉडलिंग, कोई ज़बरदस्त कोई मैथमेटिकल मॉडल की बात हो रही है या कोई हॉलीवुड के मॉडल की बात हो रही है, बड़े बड़े अल्फाज में आता है मॉडल। लेकिन जब इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो समझने वाला ये समझता है कोई बड़ी हैवी चीज़ होगी, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, इसलिए बहुत बहुत बेसिक बात होती है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। फिर हम इसको एक और कुछ, चूंकि ये मैंने कहा था ना कि हम इनिशियल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं हम उनको कवर करते जाएंगे। तो एक टॉपिक है जो कहलाता है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है जो कि फैक्ट्स और एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, हम्म और नॉर्मेटिव होता है तो जो वैल्यू जजमेंट होती है जिसमें उनकी ओपिनियंस होती हैं जिनको कि हम्म ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं किया जा सकता, उनकी जी। कोई एविडेंस नहीं है। तो नॉर्मेटिव के बारे में हमारा क्या ख्याल है कि नॉर्मेटिव, जब हम नॉर्मेटिव के अंदर हम जाते हैं तो फिर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये वाज़ेह रहे कि ये बात नॉर्मेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, यानी पॉजिटिव वो बात है जो फैक्ट है, अगर आसान करें तो पॉजिटिव वो बात है जो फैक्ट है, और नॉर्मेटिव वो बात है जो कि ओपिनियन है।
तो हमने बात की कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कम से कम किया जाए, चॉइस कैसे बेहतर बनाई जाए। और इसीलिए हमने वाजे कर दिया कि दो तरह के जुमले होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जुमले होते हैं वो जो फैक्ट्स की बुनियाद पे होते हैं, और नॉर्मेटिव जुमले होते हैं वो जो ओपिनियंस होते हैं। हम ये वाजे कर देना चाहते हैं पहले ही, कि लोगों को पता रहे, लोग हमसे सवाल कर सके कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ये फैक्ट है या ओपिनियन है। हम अपने आप को खुद बाउंड कर रहे हैं ये डिफाइन करके कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो अलग अलग चीजें होती हैं भाई, ताकि कोई हमें ये ना कह सके कि ये जो मैं कह रहा हूँ बड़ी जरूरी बात है और हम उससे पूछे कि कैसे जरूरी है, ये मेरा ख्याल था। ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि इस कमरे का रंग पीला होना चाहिए था, कि ब्राउन होना चाहिए था, कि हरा होना चाहिए था, कि नीला होना चाहिए था। ये बात पॉजिटिव भी हो सकती है, नॉर्मेटिव भी हो सकती है। वो कैसे? अप्रोच से कि आप अगर एविडेंस के साथ आप फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे कि इससे कितना क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और क्या चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मैंने ये कहा आपसे कि ये रंग कमरे का इतना डार्क ब्राउन है, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लाओ मीटर से लाइट चेक करो, देखो कि लाइट की इंटेंसिटी इस वक्त जो है वो इतने पॉइंट में आ रही है, जबकि रीडिंग के लिए कम से कम इतने पॉइंट चाहिए थे। तो अगर कमरे की का रंग पीला होता या वाइट होता तो ये लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती। इसलिए साबित हुआ कि यहाँ लाइट कलर का कलर होना चाहिए था। जी। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। एक है यार अजीब लग रहा है रंग, इससे बेहतर था कि हरा करा लेते। इसके पीछे कोई कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम कभी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम ये पहले ही वाजे कर देना चाहते हैं कि आपको ये पूछना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, ताकि हम फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें, हम रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी मर्जी से अपने कमरे का रंग ना करवाएं, लेकिन ये कि अगर अपनी मर्जी से करवा रहे हैं तो पता हो कि मेरा दिल चाह रहा था या इसकी कोई ज़रूरत भी थी। ठीक है जी। इसी तरह से एक टर्म हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको हम कहते हैं सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस, सेट्रिस पैरिबस, सेट्रिस पैरिबस, सेट्रिस पैरिबस का क्या मतलब होता है मुजम्मिल भाई? सेट्रस पैरेबस बेसिकली अगर आपकी सप्लाई, जैसे कि अगर आपकी जो है वो प्राइसेस अगर बढ़ जाएं और लेकिन कस्टमर्स की जो जो डिमांड है वो सेम रहे, बेसिकली इसको सेट्रस पैरेबस कहते हैं। ओ ठीक है, बहुत अच्छी मिसाल दी मुजम्मिल भाई ने। अच्छा, मुजम्मिल भाई क्या है, मुजम्मिल भाई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना सीख रहे हैं। तो मैंने इनको ये कहा था कि ये पहले से बुक को थोड़ा सा स्टडी करें, ताकि बिल्कुल अनजान बन के ना चल रही हो बात। तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे कुछ ऐड अपॉन करना पड़े। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है कीपिंग ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये भी एक वजाहत कर रही है माशियात पहले से। माशाल्लाह हम लोगों का तरीक़ेकार ये है कि हम पहले ही अपने आप को पकड़ के कटहरे में खड़ा कर देते हैं। हमने बता दिया भाई अगर हम नॉर्मेटिव बोलेंगे तो बता देंगे नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि भाई हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर हम सेट्रिस पैरिबस लेंगे और हम सेट्रिस पैरिबस ही लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी सिर्फ उसी पे बात हो रही है, दूसरी चीजों के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि अगर सैलाब आ गया तो चीजों की कीमत बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अब इसमें सेट्रिस पेरिबस लिया हुआ है हमने, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कम हो जाए। सैलाब आया था और साथ में जो है वो अमेरिका की इमदाद आ गई, बिलियंस एंड बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स का जो है वो इमदाद आ गई। आपने कहा था सैलाब आ गया कीमत बढ़ेगी, इतनी बड़ी इमदाद आ गई कि वो कीमत नहीं बढ़ी। अब आप लोग पीछे पड़ गए इकोनॉमिस्ट के कि तुमने तो कहा था कि कीमत बढ़ेगी। तो हम साथ में क्या कहते हैं कि हम जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी मॉडल के ऊपर रख के, तो हम सेट्रिस पैरिबस की बुनियाद पे देते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि अभी सिर्फ सैलाब और कीमत देखी जा रही है, बाकी सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर गिवन दैट कि कोई और फैक्टर चेंज नहीं हो रहा तो कीमत बढ़ेगी। हाँ, अगर कोई और फैक्टर चेंज होगा तो हालात चेंज हो जाएंगे, फिर हम दोबारा बात करेंगे इस पे। तो हम जब भी कोई बात करते हैं ये हमारा
हमारी उसूल पसंदी और हमारी शराफत है कि हम ये बता देते हैं कि जो बात हो रही है अभी सिर्फ इसी की बात हो रही है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों की बात नहीं हो रही। हो सकता है कि अगर आप किसी और चीज़ को हिलाएं तो फिर जो हम कह रहे हैं सही साबित ना हो। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? और ये कहें कि इकोनॉमिक रिसर्च के अंदर इस सेट्रिस पेरिबस की वजह से ही बहुत आगे जाना, तरक्की करना मुमकिन हो सका हमारे लिए। क्योंकि अब मुजम्मिल भाई का मूड खराब है, उसकी कितनी वजूहात हो सकती हैं, लाखों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन माशियात में हमने ये सीखा, और सिर्फ माशियात में ही नहीं, सोशल साइंसेज में, और सोशल साइंसेज ने ये दूसरी एम्पेरिकल साइंसेज से सीखा, हमने ये स्टडी करना सीख लिया कि क्या ये पॉसिबल है कि एक वक्त में एक चीज को हिलाया जाए, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखा जाए। तो ये स्टडी करना हमने सीख लिया समहाउ। इस पर हम आगे बात करेंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स पर जाएंगे तो हम बात करेंगे एक होता कैसे है कि स्टडी करते वक्त हम किसी एक चीज को हिला के देखें, बाकी सब चीजें अपनी जगह वैसी ही रहें, और तजुर्बा करके देखें कि इसको हिलाने से क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन बहरहाल इंसानियत ने ये रिसर्च का तरीका सीख लिया है, और दुनिया में अब चाहे वो सोशल साइंसेस की रिसर्च हो या एम्पेरिकल रिसर्च हो, या वो मेडिसिनल रिसर्च हो, या वो किसी भी तरह की रिसर्च हो, वो सेट्रिस पेरिबस की बुनियाद पे की जाती है कि एक वक्त में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से मुकाबला किया जाता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड कम होगी या ज्यादा, जबकि बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट रहें। तो इस बात की बुनियाद पे ही अब दुनिया भर में रिसर्च होती है, और ये बड़ी फायदेमंद चीज़ है कि हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशनशिप मालूम कर पाते हैं। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं कि आजकल तो जो रिसर्च हम करते हैं उसमें हम ये भी बता देते हैं कि इसका कितने % इम्पैक्ट है। यानी मैंने कहा कि भाई पिज़्ज़ा खाते हैं, किसी ने पूछा कि पिज़्ज़ा की प्राइस अगर बढ़ेगी तो मुजम्मिल भाई पिज्जा खाना कम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे खाने की या नहीं करेंगे? तो मैंने कहा ये तो मैं बता ही सकता हूं कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम होगी, मैं ये भी बता सकता हूं कि कितनी कम होगी मुजम्मिल की, और मैं ये भी बता सकता हूं कि प्राइस पे कितना डिपेंडेंट है, और प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स जो हमें नहीं पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता सकता हूं कि वो तमाम फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा है उन पे कितना डिपेंडेंट है मुजम्मिल भाई का पिज्जा की क्वांटिटी। ये बड़ी अच्छी किस्म के हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, रिग्रेशन के टूल, रिसर्च के टूल, जिनसे अब हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं उनके से हमारा ताल्लुक कितना गहरा है, और जो स्टोकास्टिक वेरिएबल्स हैं, दूसरे वेरिएबल्स हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक कैसा है। तो बाज़ मामलात में हम कहते हैं बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है, बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है प्राइस का और इस क्वांटिटी का। मुदम्मिल भाई बड़े प्राइस कॉन्शियस हैं, थोड़ी प्राइस चेंज होती है ये खाना छोड़ देते हैं। अब बाज़ औक़ात हम कहते हैं बड़ा लूज रिलेशनशिप है, बड़ी ही कम इनकी बॉन्डिंग है प्राइस के साथ, यानी प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए ये खाते अपना पूरा पिज़्ज़ा करके आते हैं। ठीक है, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इनके पिज़्ज़ा की क्वांटिटी पे, ये हमें नहीं मालूम, फिर भी हम ये बता सकते हैं कि प्राइस के अलावा कोई चीज़ें हैं। तो मैं ये बता रहा था कि साइंस माशाल्लाह हमारी काफ़ी आगे तरक्की कर गई है, रिसर्च साइंसेस, और उसमें हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात जमा करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट जो इसमें मौजूद है, क्योंकि हम एक किताब को फॉलो कर रहे हैं, किताब का नाम है जी इकोनॉमिक्स फॉर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल कोर्स बुक, जो कॉलिन बैम्फर्ड और सुजन ग्रांट की लिखी हुई है। अच्छी मशहूर किताब है ये, जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने खुद पब्लिश की है, और इनकी अपनी भी किताबें मौजूद हैं ये कॉलिन बैम्फर्ड की, जो मुझे पसंद है। ख़ास तौर पे जो इंट्रोडक्टरी किताबें होती हैं ना उसमें इनकी किताबें अच्छी मानी जाती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइम लाइन क्या होता है इकोनॉमिक्स में। अच्छा ये कोई नई चीज़ नहीं है बहुत, जैसे मैं कहूँगा ना, कोई भी बात अगर किसी लेमैन को बिठा दें, कोई 8वीं 10वीं पास बच्चे को बिठा दें, या किसी 40-50 साल के एक्सपीरियंस शख्स को बिठा दें जिसने इकोनॉमिक्स कभी ना पढ़ी हो, तो मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूँगा जो कहे कि इसमें ऐसी क्या बात थी। ये तो सामने की तो बात है, आम सी बात है। तो यही मज़ेदार बात है कि हम इसको इस तरह से कवर करते चले जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जिप ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड की क्या हैसियत है।
सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक हम देखते हैं शॉर्ट रन और एक हम देखते हैं लॉन्ग रन। और बहुत लॉन्ग रन भी होता बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में चेंज नहीं होते। शॉर्ट रन में भी वही रहता है, लॉन्ग रन में भी वही रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत से ऐसे गाइडिंग रूल्स हैं हमारी बिहेवियर्स के, जो शॉर्ट रन में कुछ और होते हैं, लॉन्ग रन में कुछ और हो जाते हैं, या उनका इम्पैक्ट जायल हो जाता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में देखा जाए तो इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं रहा। तो इसलिए हम ये डिफाइन भी करना चाहते हैं। बहुत हम अच्छे लोग हैं ना, हम बहुत वाजे हर चीज़ वाजे रख के चल रहे हैं। तो हम ये बता देते हैं कि जिस इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन इम्पैक्ट है या लॉन्ग रन इम्पैक्ट है। इसको आप चॉइस में कंसीडर कर रहे हैं तो अपनी शॉर्ट रन चॉइस में कंसीडर करेंगे कि लॉन्ग रन चॉइस में कंसीडर करेंगे। तो हम चूंकि वाकईतन ये चाहते हैं कि हमारी चॉइसेस बेहतर हो जाएं, तो इसलिए हम इनको टाइम पीरियड्स को डिफाइन करते हैं। और एक टाइम पीरियड हमारा वेरी लॉन्ग रन भी है। ठीक है, वेरी लॉन्ग रन का मतलब ये हुआ कि हम डेकेड्स में चले गए। क्योंकि वेरी लॉन्ग रन में भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है वो डेकेड्स में आती हैं। जैसे गाड़ी पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे जा रही है तो कितना 100 साल से ऊपर हो गए, अब जाके हम किसी तरह का शिफ्ट देख रहे हैं। तो ये वेरी लॉन्ग रन में इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो आता है वो आता है। ठीक है, तो ये टाइम लाइन्स जो है वो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी बात जो लाजमन की जाती है वो ये है कि माशियात में ये अब तक सीखा हमने कि कोई भी चीज़ पैदा करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम अब तक समझते हैं कि 4 होते हैं। ठीक है, इस पे बहस कर सकते हैं कि इन 4 के अंदर मजीद ब्रांचिंग की जा सकती है, इनको सब डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आसानी के तौर पे अगर बात करें कि अब एक ज़माने से इन्हीं 4 पे बात होती आई है, तो हम उसको उन 4 में ही कंसीडर करते हैं। मजीद सब डिवीजन पे हम बात करने के लिए अलाउ करते हैं लोगों को, हाँ बात करो, कोई मसला नहीं है। चूंकि मैं बार बार ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बेस्ड ही ह्यूमन साइकोलॉजी पे है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर पे है, तो इसलिए हम इसमें हर वक्त गुंजाइश रखते हैं डिस्कशन। आप अपना ओपिनियन लेके आते हैं तो हम कहते हैं ठीक है जी, आप पॉजिटिव बात कीजिएगा, आप हमसे नॉर्मेटिव बात ना करें, पॉजिटिव बात करें, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आपको नया ओपिनियन देते हैं, हम उस नए ओपिनियन को ऑगमेंट कर लेंगे अपने पास। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 माने जाते हैं। उनका नाम है जी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड क्या होती है? जमीन। सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि हर वो रिसोर्स जिसको कि जगह के तौर पे कहा जा सके। जो जमीन भी हो सकती है, समंदर भी हो सकता है, जो खेत भी हो सकता है, कोई एयरफील्ड भी हो सकती है, कोई जो है वो लेक भी हो सकती है, रिवर का पोर्शन भी हो सकता है। जहां भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, जहां भी हम किसी भी किस्म का कोई ट्रेड बिजनेस प्रोडक्शन कर रहे हो, वो जगह हमारी लैंड कहलाएगी। वो लैंड होना जरूरी नहीं है, मतलब उसका खित्ता अर्ज का खुश्क होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लैंड हो गई। लेबर हम किसे कहते हैं? ये तो बहुत आसान है। लेबर हम कहते हैं उन तमाम ह्यूमन इनपुट्स को जो मालिक के अलावा होते हैं। ठीक है, आसान हो गई ना बात। मालिक यानी मालिक का जो जो हिस्सा है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है? एंटरप्रेन्योर का काम होता है रिस्क लेना और ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सबसे पहले तो रिस्क लेना। ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बंदे को रख सकता है, उसने एक मैनेजर हायर कर लिया, वो चारों चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, लेकिन रिस्क जो है ना, वो रिस्क इसका है, आइडिया इसका है, दिमाग इसका है, सोच इसकी है, डायरेक्शन इसकी है, लेके इसने जाना है। कारोबार की अच्छे बुरे की जो अंजाम है ना, वो इसके पास है। तो सबसे पहले तो रिस्क है, फिर यकीनन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तीनों, लैंड, लेबर और कैपिटल को जो मैनेज करेगा, मैनेज करने की जिम्मेदारी इसकी है। चाहे वो किसी और को हायर कर ले इसके लिए, लेकिन जिम्मेदारी इसकी है।
तो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटी, और उसी की वजह से जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस वो उसी को मिलते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर होता है जिसको के रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैनेज करता है, ठीक है, बेयर करता है। लेबर, इसके अलावा बाकी सब लेबर है। इसके अलावा बाकी सब जो ह्यूमन इंटरेक्शन है बिजनेस की, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, वो सब लेबर कहलाता है। ठीक है, और फिर कैपिटल क्या है? कैपिटल जैसे कि एक तो फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, इसमें शायद मशीनरी आती है या बस अब चूंकि 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो बहुत आसान हो गया कि ज़मीन तो वो जगह हो गई जहां आप कारोबार कर रहे हैं, लेबर और एंटरप्राइज दोनों इंसान हो गए। एंटरप्राइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चला रही है, चाहे वो एक फ़र्द हो या 4 अफराद मिलकर पार्टनरशिप में चला रहे हो, या वो आपका वो हो, कंपनी हो, कोई लिमिटेड कंपनी हो, तो ये सब एंटरप्राइज हो गया। तो इंसान, एंटरप्राइज और लेबर में निकल गए। कैपिटल रिसोर्स हो सकती अब है। कैपिटल वो तमाम चीजें जो उसके अलावा बचा, यानी कि पैसा कैपिटल है, मशीनरी कैपिटल है, इक्विपमेंट कैपिटल है। ठीक है, तो यूं हम 4 तरह से प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इसका हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे आगे आने वाली क्लासेस में, तो ये सारी चीजें हम आपको डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो इन्होंने ये भी बताया कि जी कुछ फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, मज़ीद आप बात कर सकते हैं, जैसे कि लेबर के बारे में बात कर सकते हैं आप। जनरल बात है, इस पे तफसीली बात आगे आनी है, लेकिन चूंकि चैप्टर में एक पॉइंट डिस्कस हुआ तो हम उसको उठा लेते हैं। क्या एक पॉइंट है जी, जब आप लेबर की बात करते हैं तो लेबर के ऊपर आपको डिवीजन ऑफ लेबर का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। हालांकि ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ आपको सिर्फ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपको हम कोई मॉडल्स नहीं पढ़ा रहे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इन्होंने एक मॉडल टाइप टॉपिक छेड़ा है यहाँ पे। लेबर से रिलेट करके एक बात की है इन्होंने कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है और डिवीजन ऑफ लेबर का क्या नतीजा निकलता है। तो आप बताइए पहले, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर वो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसको स्प्लिट और डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट टास्क में। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी? मैन्युफैक्चरिंग कहना चाहिए आपको, अब चूंकि आप एक बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के बजाय आपको कहना चाहिए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, प्रोसेस सिंप्लीफाई करके छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, डिवीजन कहलाती है। ये क्यों करते हैं? इसका वन वर्ड आंसर क्या है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के लिए। वो क्या होती है? अब ये स्पेशलाइजेशन लेबर की भी होती है, स्पेशलाइजेशन कैपिटल की भी होती है। खैर, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ कि एक काम को, फॉर एग्जांपल गाड़ी बनाने का काम है, गाड़ी बनाने काम में 50,000 इक्विपमेंट्स यूज हो रही हैं, पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जिनको लगाने की स्पेशलिटी किसी एक इंसान के पास अगर होगी तो वो कितने घंटों काम करेगा और किस किस चीज़ में महारत हासिल करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बताएगा कि वो टायर अच्छा लगा लेता है तो उससे इंजन सही फिट नहीं हो रहा, वो इंजन सही फिट कर लेता है तो उससे पिस्टन सही नहीं लगे, वो पिस्टन सही लगा लेता है तो हेडलाइट में चूक जाता है, वो हेडलाइट अच्छी बनाता है तो उसका कलर करने का अंदाज अच्छा नहीं है। और फटीग, काम इतना बड़ा होता चला जा रहा है, वक्त के साथ साथ काम इतने कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं कि आपकी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो पाती और आप थकते चले जाते हैं और आप फिर प्रेशर में आ जाते हैं और फिर आप छोड़ देते हैं। जैसे पुराने ज़माने में एक बंदा कॉबलर होता था तो वो अकेला कॉबलर होता था, वो सारा प्रोसेस खुद करता था। लेकिन कॉबलर होने में और मशीन बनाने में फ़र्क है ना। पहले जो टूल्स बनते थे वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, खेती बाड़ी थी, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं था। लेकिन अब जो हम इक्विपमेंट बना रहे हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है कि हमने देखा कि बड़े बड़े कामों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो हर कोई अपने अपने हिस्से में स्पेशलाइज कर सकता है, और उस स्पेशलाइजेशन से दिन दुगनी चार चौगनी, यानी तरक्की यूं हासिल होती है कि हम उसको कहते हैं इकोनॉमीज हासिल हो गई।
बचतें हो गई हमारी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टायर लगाने वाले अलग रख दिए और ये लगाने वाले अलग रख दिया और फलाने लगाने वाले अलग रख दिए, इंजन वाला अलग रख दिया, लाइटों वाला अलग रख दिया, पेंट वाला अलग रख दिया, तो उसके बाद हमने ये देखा कि टुकड़ों में तोड़ देने से काम को हर बंदा अपने अपने काम में स्पेशलाइज हो गया जबरदस्त, जिसकी वजह से उतने ही लोग जब पूरा पूरा काम कर रहे थे, 10 बंदे थे, 10 बंदे अपनी अपनी गाड़ी अलग अलग बना रहे थे, तो कम गाड़ियां बन रही थी। और इन 10 बंदों को हमने इस तरह से डिवाइड किया कि एक टायर वाला, एक इंजन वाला, एक पेंट वाला, एक बॉडी वाला, तो ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं और क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। इनको हम इकोनॉमीज कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर एक कॉन्सेप्ट था जो इकोनॉमीज में, इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया। और ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए कि आपको ये महसूस हो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, ये किस टाइप की चीज़ें डिस्कवर करती है। तो ये इसलिए आपको एक टेस्ट देने के लिए बीच में चीज़ इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, अच्छा जी। अब आप बात करें कि एक इन्होंने छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो जनरल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। आपको यकीनन पहले ही पता होगा, आपने बिजनेस स्टडीज तो पढ़ी है, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो चलें वो हम डिस्कस करते हैं। एंटरप्रेन्योर के रोल्स जो हैं वो हैं जनाब, सबसे पहले आप बताइएगा मुझे, सबसे पहला रोल एंटरप्रेन्योर का क्या है? एंटरप्राइज का क्या रोल है? सबसे पहले तो रिस्क टेकिंग होती है, ओके, रिस्क वो लेता है। और और ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइज करता है। क्या कहा मिस आपने? इन्वेस्ट करता है। ओके, इन्वेस्ट करता है। और डिसीजन मेकिंग करता है। आइडियाज इनपुट अपने करता है। आइडिया जनरेट करना उसका काम होता है। रिलेशनशिप वो बिल्ड करता है ना? मार्केट से उसके रिलेशनशिप नहीं होंगे तो फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज वो करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया, उसमें हायरिंग वायरिंग सब आ गई। ठीक है, और कुछ रह गया इसमें? लीड करता है, ये कह लें चले। जी ये लीडर होता है वो। जी, प्रॉफिट एंड लॉस को वो बेयर करता है, ये रिस्क में आ गया। और लीड करता है वो। तो ये एंटरप्रेन्योर के कुछ फीचर्स हैं और इसके ऊपर आप मजीद बात कर सकते हैं। अगेन, ये जो एंटरप्रेन्योर की प्रॉपर्टीज हैं, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है। आप गौर करें, ये नॉर्मेटिव बातें कि वो अच्छा होना चाहिए, वो फलाना होना चाहिए, उसको यूं होना चाहिए, उसको लोगों को खुश रखना चाहिए, मोटिवेट करें, ये आप लोगों के बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स हैं। इसमें आइए, ये चीज़ें आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। लेकिन बाहर यहाँ पे जस्ट टू टच अपॉन के एक लफ्ज़ आया था एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। ठीक है, अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आखिरी टॉपिक आज का डिस्कस करूंगा, फिर हम आज की क्लास क्लोज करेंगे। ये हम सिर्फ टच अपॉन कर रहे हैं उन अल्फाज के को जो कि आप आगे के चैप्टर्स में सुनेंगे। तो एक 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 पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। चूंकि मुजम्मिल भाई खुद भी बहुत शौकीन हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ने के, तो इकोनॉमिक सिस्टम भी यकीनन उन्होंने सुना हुआ होगा। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम जब होता है ना, तो जिस वक्त वो डेवलप हो रहा होता है उस वक्त कोई ये कह नहीं रहा होता कि मैं कोई इकोनॉमिक सिस्टम बना रहा हूँ। लेकिन साल हर साल गुजरने के बाद, बाज़ औक़ात दिहाइयाँ या सदियाँ गुजरने के बाद, आप ये कहते हैं कि ये जिस तरह से चल रहा था मुल्क, ये बाकायदा एक अलग ही माशी निज़ाम था। और उसकी बुनियाद पे फिर आप तहकीक करते हैं और चीज़ें लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई शख्स सोच के बैठा होता है कि मैं ये एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, आज ए से शुरू करूँगा, जी पे सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल सेटिंग्स के तहत एक सिस्टम डेवलप होता चला जाता है और फिर उसको आप एनालाइज करते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो पूरा एक सेपरेट स्टैंड अलोन इकोनॉमिक सिस्टम है। तो अभी हमारे सामने जो आपके कोर्स में रिलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, उनमें कुछ बुनियादी सिस्टम्स जो मौजूद हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। सिस्टम मिक्स तो बाद में करेंगे हम। अच्छा,
दूसरे एंड पे क्या है? लैंड एक तरफ मार्केट है, लैंड इकोनॉमी। एक तरफ प्लैंड है। ये पॉलिटिशियंस ने इसके नाम बड़े खराब खराब लिख दिए, सोशलिज्म तो जी फलानाइज्म। तो हम अभी माशियात की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो हम उसको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और उसको हम ये वाले टर्म्स यूज नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं। माशियात की नज़र में हम जो दो एक्सट्रीम्स को लेते हैं वो एक है प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम और दूसरा है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज मोर फ्री, जी। planned economic system is more controlled, and then something in between. मिक्स्ड। 99% of the economies of the world are something in between. ठीक है, तो जो समथिंग इन बिटवीन है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स। राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा भाई, माजरत, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाता भी जा रहा हूँ, ऐसे सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ। तो ये होते क्या है, ज़रा जल्दी से मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि जब किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेस को रिसोर्सेज ओन करने की इजाजत हो, ठीक है, रिसोर्सेज ओन करने की इजाजत हो, रिसोर्सेज का रेंट लेने की इजाजत हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से क्वांटिटीज डिफाइन करने की इजाजत हो कि मैं इतना बनाऊंगा कि इतना बनाऊंगा, मेरी मर्जी, ठीक है, क्वांटिटी का डिसीजन उसका हो, प्राइस का डिसीजन उसका हो, ओनरशिप वो ले सकता हो, ठीक है, फिर मार्केट में जब चाहे एंटर हो और जब चाहे एग्जिट कर जाए, ऐसी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत बुनियादी से फीचर्स बता दिए, इसको आप बाकायदा पढ़ेंगे, इन तमाम बातों को मुख्तलिफ चैप्टर्स में कवर किया जाएगा जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये पहले इसलिए आ रही है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पहले से कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो आगे डेप्थ से पढ़ने से पहले। तो मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां की मार्केट अलाइव होती है और फैसले मार्केट में होते हैं। जब कोई फैसला मार्केट में होता है ना, तो मार्केट तभी काम करती है जब मार्केट फ्रीली मूव कर रही हो। अब फॉर एग्जांपल अचानक से गंदम बहुत बढ़ गई मार्केट में, तो मार्केट इकोनॉमी तब ऑपरेट सही कर रही होगी जब गंदम बढ़े और कीमतें गिर जाएं। जैसे ही गंदम बढ़ेगी लोग कहेंगे यार बहुत मार्केट में गंदम हो गई, हमें नहीं खरीदनी, तो हमें भी नहीं खरीदनी, हमें भी नहीं खरीदनी, तो ऑटोमेटिकली कीमतें गिरेंगी। जब कीमतें गिरेंगी तो गंदम के प्रोड्यूसर्स को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अब हमें भी हाथ रोकना है, मजीद प्रोडक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। इस साल प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गई, कीमतें गिर गई, अगले साल की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। हुकूमत को कुछ नहीं फैसले करने कि कीमतें कहाँ करो, इस साल कितनी क्वांटिटी बनाओ कितनी नहीं बनाओ, खुद ब खुद मार्केट इंडिकेटर्स, मार्केट इन तमाम चीज़ों की मदद से, क्वांटिटी, प्राइस, एग्जिट एंट्री, रेंट, ओनरशिप, इन चीज़ों की मदद से इंडिकेशन देती है, इंडिकेशन देती है मार्केट में रहने वालों को, ऑपरेट करने वालों को, कि अब तुम्हें क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। यानी चॉइस के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन देती है वो मार्केट खुद दे रही होती है, और ये वो मार्केट होती है जिसको कि फ्री होना चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी, फ्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट ऑपरेशंस। फ्री का मतलब ये नहीं होगा कि आप जो चाहें कर लें, फ्री का मतलब होगा मार्केट ऑपरेशंस फ्रीडम के साथ होते हैं, गवर्नमेंट की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसके बिल्कुल बरक्स प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जहां पे यही सारे फैसले, ओनरशिप आपकी नहीं होती, ओनरशिप ही गवर्नमेंट की होती है। आप सिर्फ गवर्नमेंट के, सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, आप अपना पार्ट प्ले करते हैं उस इकोनॉमी के अंदर, आप उस इकोनॉमी के ओनर नहीं होते, कोई भी एक ओनर नहीं है, बल्कि कलेक्टिव एफर्ट हो रही है। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये 100 साल 150 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस वक्त ये आए थे उस वक्त ये बहुत हिट थे, लेकिन क्या हुआ कि दुनिया में दो हिस्से हो गए, कुछ लोग फ्री इकोनॉमी को ज़्यादा प्रपोज करते थे और उसको डिबेट करते थे, कुछ लोग प्लान को करते थे। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि प्लान वाले उस वक्त नहीं चल सके ज़्यादा, मुख्तलिफ हालात की वजह से प्लान इकोनॉमी को जिन्होंने प्रपोज किया था बहुत ज़्यादा उसको आगे नहीं ले जा सके थे, तो उसकी वजह से दुनिया में ज़्यादातर फ्री इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट ही छा गए। तो इसलिए क्या होगा कि आप जब भी पढ़ेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम फ्री की तारीफें करते हैं और प्लैंड की बुराइयां। ऐसा एक्चुअली इकोनॉमिस्ट नहीं करते। आप चूंकि एक लिमिटेड कोर्स पढ़ रहे हैं ए लेवल्स का, उसमें हमें बहुत कम वक्त में बहुत सी बातें आपको बतानी है, इसलिए आपको बहुत से ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ फ्री को या मार्केट इकोनॉमी को बहुत फेवर करते हैं और हम प्लैंड के बहुत सख्त खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, और हम दोनों पे मेरिट्स डीमेरिट्स से बात करेंगे, कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम बताएं कि जी यहाँ यहाँ एविडेंस बताता है कि प्लैंड सिस्टम कामयाब रहा, और यहाँ यहाँ एविडेंस बताता है कि मार्केट सिस्टम कामयाब रहा, और हर कोई अपनी सिचुएशन के मुताबिक चॉइस करे। ठीक है, मैं फिर ये वाजे करूं कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करके बताती है कि किस सिचुएशन में कौन सी चॉइसेस बेहतर रही माजी में, और उसकी बुनियाद पे आप अपने मुस्तकबिल की चॉइसेस ले लीजिए। बस ये है इकोनॉमिक्स, कि आपकी माजी की बुनियाद पे आपको बताती है कि ये फायदे और नुकसान हमने देखे हैं दुनिया में, इसी की बुनियाद पे आप भी फैसला कर लीजिए। ये किसी भी रिलीजन, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की साइड नहीं लेती। ये सिर्फ बुनियादी तौर पे एक तराजू है जो एक नज़र से देख के आपको बताती है, इसके अंदर जो है वो आपके लिए कोई चीज़ जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, अच्छा बुरा, खुशी गम, इंसानियत गैर इंसानियत, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमसे। हम सिर्फ एम्पेरिकली देख के बताते हैं कि इस फैसले का ये नतीजा निकला, इस फैसले का नतीजा निकला इन हालात में। बाकी आप देख लीजिए कि आपके हालात में आपको क्या बेहतर लगता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सिस्टम्स को जब भी पढ़ाते हैं लोग, तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स को बड़ा पॉजिटिव दिखाते हैं और प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स की बहुत बुराइयां बताते हैं। लेकिन एक्चुअली जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो किसी की तारीफों और किसी की ना तारीफों या किसी की बुराइयों से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि वो एम्पेरिकल एविडेंस पेश करता है कि इन इन हालात में ये सिस्टम बेहतर रहा। ठीक है, जैसे कि अब फिर टर्न अराउंड हुआ ना, चाइना ने एक प्लान्ड सिस्टम के तहत बहुत सारी चीज़ों में दिखाया आपको कि वो सक्सेसफुल भी रहे। जिस ज़माने में किताबें लिखी गई थी उस ज़माने में चाइना का इतना बड़ा टर्न अराउंड नहीं हुआ था, तो ज़्यादातर लोगों के फेवर जो थे वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ थे। लेकिन अब प्लान्ड इकोनॉमी के इम्पैक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि कुछ फैसले हुकूमतें अपने हाथ में रखती हैं कि इस मामले में हमारी मर्जी से ओनरशिप होगी, मार्केट में, इस मार्केट में एंटर होने से पहले हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और कुछ कुछ मामलात में वो फ्रीडम दे देती हैं कि चलो इसमें जो चाहे जो करे, ठीक है, अपनी मर्जी से चलाओ, कीमतें खुद तय कर लो। तो दुनिया की ज़्यादातर इकोनॉमीज, मैंने कहा 99.9 कह लें बल्कि इसको, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। कोई भी टोटली प्लान्ड, कोई भी टोटली फ्री नहीं है। हाँ, कोई ज़्यादा फ्री है, कोई ज़्यादा प्लान्ड है, किसी में ओनरशिप के राइट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, किसी में कम है। तो इसकी ग्रेडिंग होती है, दुनिया में मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो कि इस बात को ग्रेड करती हैं कि कौन सी इकोनॉमी कितने परसेंट फ्री है और कितने परसेंट जो है वो प्लान्ड है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ रेटिंग्स हैं मुख्तलिफ लोगों की, और उसके अंदर आप अपने आप को भी देख सकते हैं कि आपका मुल्क कहाँ स्ट्रॉन्ग स्टैंड करता है। तो जैसे मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर पता चल रहा है कि जी नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत प्लान्ड इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम उसमें मार्केट के फैक्टर्स को फ्री छोड़ा जाता है। और उसी में बताया गया है कि जी सिंगापुर और यूएसए बहुत ज़्यादा फ्री इकोनॉमीज़ हैं, उनमें छोड़ा गया है। हालांकि हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, एक जनरल आइडिया है, क्योंकि सिंगापुर में टैक्स आप बताइए कितना है, आप तो सोच भी नहीं सकते इतना टैक्स अपने मुल्क में देने का। तो कहीं जहाँ कहीं भी मार्केट इकोनॉमी होगी वहाँ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी फिर भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आज़ाद हो गई मार्केट और जो चाहे कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट के बैरियर्स भी मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था उन 4 टॉपिक्स का जो कि मैं चाहता था कि आपको पहले दूँ। बुक के ये 4 चैप्टर्स थे जो हम कवर कर रहे थे। अच्छा, हमारे पास जैसे मैंने कहा कि ए लेवल्स के टोटल 5 टॉपिक्स हैं और एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, तो 6 हो गए, और हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक आज। इस पहले टॉपिक के अंदर भी 6 सब टॉपिक्स थे। ठीक है, यानी हमें टोटल जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं 6, और उन 6 टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम आज पहला टॉपिक कर रहे थे जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। ठीक है, इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक के अंदर 6 सब टॉपिक्स थे, जिसमें से 4 टॉपिक्स आज हमने कर लिए, 2 रह गए। यानी अब मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, मजे मजे के 2 टॉपिक हैं। उनमें से एक टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और दूसरा टॉपिक है
कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, इस तरह के। ठीक है, तो ये बड़े आसान आसान से दो टॉपिक्स हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगा। तो होपफुली अभी तक की बातें आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रही होंगी, बातें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ इसी के साथ मुलाकात करेंगे, आपका टेस्ट भी होगा, आपसे सवालात भी किए जाएंगे, और देखते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।